नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी सेमेस्टर 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और साथ साथ इसका वर्किंग भी समझेंगे। ये पूरा ही एग्जाम में करीब अगर बात करें तो करीब 15 मार्क्स के आसपास आता है। तो चलो देखते हैं और ध्यान से समझते हैं, इस टॉपिक को पूरी डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। देखो, तो जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एसी इनपुट जो होता है, एसी इनपुट अगर बात करें तो उसका जो एसी इनपुट कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल कहा जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, बोलो फुल साइकिल कहेंगे। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी इनपुट का जो एसी इनपुट में जो कंप्लीट हाफ साइकिल होता है या फिर कंप्लीट बोथ हाफ साइकिल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव का क्या देता है, बोलो आउटपुट वोल्टेज देता है एज अ डीसी। ओके, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझो। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, देखो, ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज सच ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स कंप्लीट बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। मतलब कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ एसी बोथ अगर बात करें तो ध्यान समझो, ऐसे ये होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज और इसको बोलते हैं नेगेटिव फेज। मतलब ये क्या करता है, इसको भी डीसी में कन्वर्ट करता है और इसको भी क्या करता है, बोलो डीसी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स अगर बात करें तो बोथ, यहाँ लिखा हुआ देखो, बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इंटू डीसी। समझ में आ गया। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक डिवाइस है which converts complete both half cycle of AC into DC। समझ में आ गया। जो कंप्लीट हाफ साइकिल होता है, बोथ हाफ साइकिल एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर बात करें रेक्टिफिकेशन का, तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन हो गया। जब एसी को डीसी में बदलेंगे तो क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन इज ऑल्सो ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी वोल्टेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो इसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या समझ में आ गया। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कंप्लीट बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अगर बात करें प्रिंसिपल का, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल होता है फॉरवर्ड बायस पर काम करता है। किस पर काम करता है, फॉरवर्ड बायस पर काम करता है। अगर थोड़ा सा याद दिला दें फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो ये होता है सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, है ना। ये होता है सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। इसको पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप। इसको बोलते हैं पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप। जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसी कॉम्बिनेशन को, इसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग पर क्या करता है, बोलो काम करता है। अगर बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो ध्यान समझना है। देखो, इसमें क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसको ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता है, ध्यान समझा। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स कम होगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स कम है तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और अगर बात करें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। और सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज अगर कम मिला तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ब्रिज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम बनाते हैं स्टेप डाउन। सबसे पहले बनाएंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है। प्राइमरी कॉइल को किससे जोड़ दिया था, एसी सोर्स से। यहां पे बनाते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा सा कम दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। और यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े होंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या कहता है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब भी किसी कॉइल में पास होने वाला करंट में कंटिन्यू चेंज होता है तो सामने वाले कॉइल में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। किस पर, अगर यहाँ करंट चेंज हो रहा है तो इसमें अपने आप क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। अगर नंबर टर्म ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होगा। ज्यादा वोल्टेज पैदा हुआ तो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और कम वोल्टेज पैदा हुआ तो हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कम है प्राइमरी कॉइल की तुलना में, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, बोलो कम है। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना।
और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता है। किसे जोड़ दिया था हम लोग? ब्रिज के साथ जोड़ दिया। तो यहां पर हम बनाएंगे एक ब्रिज बनाएंगे, ध्यान समझना, ऐसे यहां पे हम बना दिए एक ब्रिज जो थोड़ा सा एक जैसा दिखे, उससे बनाते हैं। हाँ, तो यहां पर एक ब्रिज के साथ क्या कर दिए बोलो? जोड़ दिए, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किससे जोड़ना है? एक ब्रिज के साथ जोड़ देना है। ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, DOWN, है ना, डाउन ट्रांसफार्मर, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया? अब क्या करना है, ये जो ब्रिज दिख रहा है इसको एक लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे, लोड रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यहां से हम एक लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस बना देंगे और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमको क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये लोड रेजिस्टेंस मेरा क्या है बोलो? RL है, ठीक है ना। इसको यहाँ से जोड़ना है, देखो यहाँ से जोड़ना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमको जोड़ना है ये। और ये जो है इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है, ये इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को? यहाँ हमको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज पढ़े हैं, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है ना। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, तो ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ हमको लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल हमको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ क्या होता है, इसमें 4 डायोड होता है। कितने डायोड होता है बोलो? 4 डायोड होता है, इस तरह, कुछ इस तरह, ध्यान समझो। यहाँ एक डायोड बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, यहाँ एक डायोड होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ डायोड होता है ऐसे, यहाँ पर भी एक डायोड होता है ऐसे। इस डायोड का हम नाम दे देते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। इसका नाम होता है D1, इसका नाम है D2, इसका नाम है D3 और इसका नाम है D4। तो यहाँ मेरे पास 4 डायोड है, ठीक है, 4 PN जंक्शन डायोड है। और 4 PN जंक्शन डायोड को इस प्रकार अरेंज किया गया है कि एक ब्रिज की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? ब्रिज की तरह दिखता है, ठीक है ना। इसका बीच वाला हटा देंगे हम लोग, ये सब थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो ऐसे था ना, चलो यहाँ पर ध्यान से देख लो एकदम बढ़िया से, ठीक है। ये होता है, एक बार देखेगा तो बनाने में भी अपने से हाथ से एक बार देखने के बाद याद हो जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है ना। ये देखो, उसके बाद हम पूरा कहानी समझाते कि क्या क्या है इस ब्रिज ट्रांसफार्मर में। ऐसे ये होता है हमारा ब्रिज ट्रांसफार्मर। ये जो पूरा बनावट दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज। और ये जो पूरा ही सेटअप दिख रहा है इसको बोला जाता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस। हमें आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल जो होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, जो प्रिंसिपल है वो PN जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग पर काम करता है। किस पर बोलो? फॉरवर्ड बाइसिंग पर। रिवर्स बाइसिंग नहीं बोल रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? जब P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है फुल वेव, उसी को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। आप ध्यान समझते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन ये रहा। इसमें क्या होता है ध्यान समझना, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और ब्रिज को जो है एक लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमको क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। प्राइमरी कॉइल को AC सोर्स से जोड़ दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल को किससे जोड़ दिया जाता है? ब्रिज से के साथ जोड़ दिया जाता है। यही हमारा क्या है? बनावट है। यही चीज लिखना भी होता है, ध्यान समझो, ज्यादा कुछ नहीं करना। ध्यान सुनो, फिर से बता रहे हैं किसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही कम होगा। प्राइमरी कॉइल को AC सोर्स से जोड़ दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल को ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता है और ब्रिज को एक लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है और इसी के अक्रॉस हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप लोग को लिख के भी समझाना है एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो ये हमारा है सेकेंडरी कॉइल, याद रखना बाबू, एक थोड़ा मिस्टेक नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है, ध्यान सुनो, जब यहाँ AC चेंज होगा, AC करने एक बार पॉजिटिव फेज में चलता है और एक बार नेगेटिव फेज में चलेगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या कुछ नाम कर देते हैं। इसका नाम हम S1 देते हैं और इसका नाम देते हैं S2। पहले तो ये पॉजिटिव फेज में चलेगा तो पॉजिटिव रहेगा और इधर वाला नेगेटिव होगा।
फिर जब इसका डायरेक्शन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अभी हम एक एक करके समझाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गया पूरी तरह से? चलो तो अब हम इसका बात करेंगे कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझ ले, देखो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। हम बताए थे कि ब्रिज में कितना डायोड होता है, D1, D2, D3 और D4। ये 4 डायोड को क्या किया जाता है, ऐसे अरेंज किया जाता है कि ये पूरी ब्रिज की तरह दिखे। ठीक है, आप देखो यहाँ सुनो, इट कंसिस्ट ऑफ ए 4 डायोड D1, D2, D3 एंड D4 अरेंज इन ए ब्रिज। तो इसको एक ब्रिज के रूप में क्या किया गया है बोलो, अरेंज किया गया विथ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसके साथ बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ। द नंबर ऑफ टर्न्स इन ग्रेटर देन सेकेंडरी क्वाइल, मतलब प्राइमरी क्वाइल में ज्यादा है, सेकेंडरी क्वाइल में कम है। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन ग्रेटर देन सेकेंडरी क्वाइल, सो इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। सिंस एसी सोर्स इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी क्वाइल एंड सेकेंडरी क्वाइल इज कनेक्टेड विद द ब्रिज। समझ में आ गया, प्राइमरी क्वाइल में एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी क्वाइल में क्या जुड़ा हुआ है ब्लू, ब्रिज जुड़ा हुआ है। हेंस द आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, और लोड रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। जो चीज यहाँ पे था यही चीज कंस्ट्रक्शन में आप लोग को लिख के समझाना है। समझ में आ गया ये पूरी तरह से? अब हम बात करते हैं वर्किंग पर। अब हम किस पर बात करेंगे, वर्किंग। तो हम लोग वर्किंग 2 स्टेप में देखेंगे। किस स्टेप में देखेंगे, 2 स्टेप में, स्टेप 1 और स्टेप 2 में हम लोग को समझना है। देखो जब क्या होगा, ध्यान समझना, जब एसी सोर्स एसी चलेगा, सबको पता है, पहले चलेगा पॉजिटिव फेज में। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में, S1 पॉजिटिव है और S2 क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान समझना। तो यहां से करंट जाया ऐसे, अब हम इसको समझा दे रहे, देखो यहां से करंट जाएगा, ऐसे करके करंट जाएगा ऐसे, और जब यहां से करंट जाएगा तो इस डायरेक्शन में देखो, ये बैटरी, ये मान लो ये क्वाइल का जो ये पॉजिटिव फेज है, तो ये पॉजिटिव फेज में जैसे ही इसके साथ कनेक्ट होगा तो N टाइप पॉजिटिव के साथ और P टाइप नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। लेकिन रिवर्स बायस पर काम नहीं करता है, किस पर काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग पर काम करता है। तो यहां से करंट आएगा, फिर आगे जाएगा और इधर से चला जाएगा, क्योंकि यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से करंट निकल जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में है तो D2 काम करेगा और ये ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक नहीं होगा, D2 से करंट पास होगा, आगे जाएगा ऐसे करके करंट आगे फ्लो होगा और फ्लो होकर लोड रेजिस्टेंस से क्रॉस आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो ऐसे करके करंट बढ़ते 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 ऐसे करके करंट आगे बढ़ा 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 बढ़ा, फिर आएगा बढ़ा बढ़ा बढ़ा, समझ में आ गया, यहाँ से बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुँचा। समझ में आ गया? अब देखो फिर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन इधर वाला क्या है बोलो, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये भी कौन सा है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग पर है, मतलब D2 और D4 काम करेगा और D1 और D3 ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिवर्स बाइसिंग में है। और D2 और D4 क्या है बोलो, फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर फॉरवर्ड बाइसिंग पर काम करता है। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे करके ये कहाँ चल जाएगा बोलो, कॉइल के नेगेटिव टर्मिनल में निकल के चल जाएगा, और इसी के अक्रॉस हमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि D2 और D4 क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, D1 और D3 क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में होता है। ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा, इससे कोई करंट पास नहीं होगा, लेकिन D2 और D4 से हमें क्या होगा, करंट पास होगा और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज एज ए DC में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? और ये जो इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज यहाँ भी होगा। आ गया बात समझ में? चलो इसको हम लोग लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये पूरा किसका सेटअप था, ये पूरा था तुम्हारा मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का था, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। ठीक है, आप देखते हैं आगे, ये देखो वर्किंग में वही चीज लिखा हुआ, देखो व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां गलती है, यहां लिखना है पहले व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना, यहां लिखते हैं पॉजिटिव, है ना। व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल पासिंग थ्रू द ब्रिज, दैट मीन्स व्हेन S1 इन पॉजिटिव, अभी समझाएं, S1 इन पॉजिटिव और पॉजिटिव फेज एंड S2 इन नेगेटिव फेज, ठीक है। देन D2 एंड D4 आर इन फॉरवर्ड बाइसिंग, D2 और D4 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू इट बट नो करंट पासिंग थ्रू D1 एंड D3, D1 और D3 से कोई करंट पास नहीं होगा। फाइनली हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट कन्वर्टेड इनटू DC इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RS, और हमें आउटपुट वोल्टेज RL के अक्रॉस क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज एज ए DC देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये था हमारा स्टेप 1 का कहानी। समझ में आ गया? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चला तो D2 और D4 यही लिखा हुआ, देख लो यहाँ फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ देखो ही कि D2 और D4 है ना,
कहा गया, देखो D2 एंड D4 आर इन फॉरवर्ड बाइसिंग, D2 एंड D4 आर इन फॉरवर्ड बाइसिंग, तो हमें आउटपुट वोल्टेज एज ए DC के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चला, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब चलेगा तो ये होगा हमारा नेगेटिव और ये होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पेन का कलर थोड़ा याद रखो, पेन का कलर हम ये रख देते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें देखो, आप ध्यान समझना, ये हो गया पॉजिटिव फेज। तो शुरुआत करते हैं, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हम यहाँ मेरे पास पॉजिटिव फेज है, तो हम यहाँ से पूरा कहानी शुरुआत करते हैं और ध्यान समझते हैं। देखो अब देखो गौर सुनो, यहीं से लेते हैं करंट को, मान लो यहीं से फ्लो करा फॉर एग्जांपल के लिए, तो कैसे भी ले सकता, चलो यहीं से लेंगे। ये हमारा पॉजिटिव फेज है, अभी तक ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, उसके बाद ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ से करंट को स्टार्ट करता है, ध्यान समझना, यहाँ से करंट आगे की ओर जाएगा ऐसे, बात समझ रहे हैं बाबू लोग। देखो यहाँ से करंट आगे की ओर लेके जाते हैं, देखो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, टें 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 टें, देखो यहाँ से तो पहुंचा। अब बताओ इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा। अब यदि इधर से जाएगा तो देखो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा एन टाइप है, और एन टाइप अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट पास नहीं होता है, तो ये वाला हो जाएगा ब्लॉक, करंट इधर से चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। जैसे ही करंट, देखो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर वाला जरूर होगा नेगेटिव टर्मिनल, करंट पास हो जाएगा। यहाँ से पास होके करंट ऐसे घूम घूम के गया, देखो यहाँ से करंट गया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब D3 काम कर रहा है, D3 से काम करके अब इधर से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखो एन टाइप है और ये जो करंट इधर से गया ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था, तो ये होगा, ये हो जाएगा किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, मतलब D2 और D4 इस बार रिवर्स बाइसिंग में है, और D1 और D3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर फॉरवर्ड बाइसिंग पर काम करता है। तो यहाँ से करंट आया, देखो अब यहाँ पर देखो RL के अक्रॉस जो करंट का डायरेक्शन है सेम है, तो आउटपुट वोल्टेज भी हमको सेम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये देखो फिर करंट ऐसे आया, पूरा घुमा, इधर से घुमा, इधर से घुमा, इधर से घुमा, इधर से घुमा, दिख रहा है कि नहीं, इधर से घुमा, 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 दिख रहा है कि नहीं, इधर से घुमा, इधर नहीं जाएगा, सबको पता है, इधर जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये तो रिवर्स बाइसिंग था। अब यहाँ से गया, अब ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, और ऐसे करंट गया, और ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया के नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो गया, बोलो पहुंच गया। लेकिन एक चीज हम लोग को देखने को मिला, अब तो समझ में आ गया कि D1 और D3 इस बार क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और D2 D4 क्या है, बोलो रिवर्स बाइसिंग में, तो ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा, इससे कोई करंट पास नहीं होगा, लेकिन D1 और D3 से करंट पास होगा। बट जो RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन दोनों तरफ क्या है, बोलो सेम है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब ये चीज हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं, ध्यान समझो। अब ये हो गया स्टेप 2, व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल पासिंग थ्रू द ब्रिज, दैट मींस S1 in negative phase, अभी समझा दिए, S1 in negative phase और S2 in positive phase, then D1 and D3 are in forward biasing, D1 और D3 क्या होगा, forward biasing में होगा, current will be flow through it, but D2 and D4 are in reverse biasing, so there is no any current will flow through it, therefore result of it, और इसका result क्या होगा, output voltage of negative half cycle is taken across the load resistance RL in the same direction, in the सेम डायरेक्शन। ये चीज ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा, इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में हमको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग आउटपुट वोल्टेज गिवन, जो आउटपुट वोल्टेज हमको जो निकलेगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, उसको समझते हैं किस तरह निकलेगा, ध्यान समझो। तो ये हम बनाते हैं पहले इनपुट AC, तो इनपुट AC में मेरे पास ऐसे चलता है, बोला है ना, और कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट देता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये मेरे पास इनपुट AC है, ये मेरे पास क्या है, इनपुट AC है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं आउटपुट AC, यहाँ पे आउटपुट DC में मिलेगा, आउटपुट DC बनाते हैं और सेम डायरेक्शन में मिलेगा, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो तो यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन से यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ बोलो, देखो ये जो मेरा पॉजिटिव फेज है, तो पॉजिटिव फेज का हमको आउटपुट मिलेगा, किस से मिल रहा है, बोलो किस डायोड से मिल रहा है, ऐसे रहेगा, बोलो है ना। और ये जो हमको आउटपुट मिलेगा वो किस डायोड से मिलेगा, जल्दी बताओ। ये डायोड से मिलेगा मेरा D1 और D3 से मिलेगा, यही ना है, देख लेते हैं यहाँ किससे मिलेगा, हमको मिलेगा इस बार मिलेगा D2 और D4 से मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए।
पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखो वेन लिखा हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो आउटपुट मिलेगा हमको किससे और किससे मिलेगा, D2 और D4 से मिलेगा। किससे मिलेगा, D2 और D4 से। तो यहाँ लिख देना है D2 और D4 से मिलेगा, समझ में आ गया। लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है ये भी हमको आउटपुट इससे मिलेगा, बोला है ना, और ये किससे मिलेगा, ये मेरा मिलेगा D1 और D3 से मिलेगा। फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी हमको आउटपुट कहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट हमको मिलेगा फिर D2 और D4 से मिलेगा। और फिर बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी हमको आउटपुट किससे मिलेगा, D1 और D3 से मिलेगा। बात समझ में आ गया। इस तरह हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। लेकिन आगे ध्यान समझ लो, इसका हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देख लेना है। ध्यान समझो कि एडवांटेज क्या होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, कि देयर इज नो एनी नीड ऑफ सेंट्रल टैपिंग इन दिस रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में क्या होता है, सेंट्रल टैपिंग रेक्टिफायर का कोई यूज नहीं होता है, कोई यूज इसमें नहीं लिया जाता है। दूसरा देखो, ब्रिज रेक्टिफायर हैव ए हाई इफिशिएंसी, इसके पास बहुत ज्यादा इफिशिएंसी होता है कंपेयर टू द हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर से ज्यादा एफिशिएंसी होता है किसमें, ब्रिज रेक्टिफायर में। इन ब्रिज रेक्टिफायर द फ्लो ऑफ करंट इन अलाउ ड्यूरिंग द बोथ नेगेटिव हाफ साइकिल एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें दोनों में अलाउ होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी अलाउ किया जाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी अलाउ किया जाता है। और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL जो मिलता है वो सेम डायरेक्शन में मिलता है। ये बात भी आप लोग को समझा चुके हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर 4 डायोड। तो D1, D2, D3 एंड D4, इसमें 4 गो डायोड का जरूरत पड़ा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि 4 गो डायोड यूज करना पड़ रहा है। अगर 4 गो डायोड यूज करना पड़ेगा तो जाहिर सा बात है कि इसमें एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ देयर इज मोर पावर लॉस, मोर पावर लेस व्हेन डायोड आर यूज टू मल्टीपल टाइम। जब डायोड को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस भी होगा। और तीसरा वाला है देयर इज नॉट कॉमन अर्थिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके लिए कोई कॉमन अर्थिंग पॉइंट नहीं है। ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया तो जरूर कमेंट करके नीचे बताना। और साथ में आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को क्या मिलना चाहिए, आप लोग किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो अगला वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।